हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं पीस स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से। क्लास 9 साइंस क्लास 9 का ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें मैंने साइंस का बायोलॉजी लेकर आया हूँ। बायोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बायोलॉजी को यानी साइंस को कई भागों में बांटा गया है और साइंस का परिभाषा कैसे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं साइंस का परिभाषा पहले। तो साइंस का परिभाषा यानी डिफिनेशन की बात किया जाए तो निरीक्षण तथा क्रमबद्ध तरीके से, निरीक्षण मतलब किसी चीज़ को बहुत गौर से देखना, बारीकी से देखना, और क्रमबद्ध के मतलब एक के बाद एक चीज़ करके देखना। तो क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने पर जो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है उसे साइंस कहा जाता है। निरीक्षण मतलब मान लीजिए पानी को मैं गौर से देखने के बाद पता चलेगा कि पानी में कोई रंग नहीं है, रंगहीन है, बल्कि इसमें कोई कलर नहीं है। इसी को निरीक्षण कहा जाएगा। गौर से देखने के बाद पता चलेगा कि पानी में कैसा कलर है या और कोई दूसरा चीज़ में क्या कलर मिला हुआ है या कलर कैसा है, तो उसी को निरीक्षण कहा जाएगा। अगर माने पानी में अगर चीनी डाल दिया जाए, उसके बाद उसका स्वाद चाखे देखें तो कुछ ना कुछ हमें मालूम होगा कि स्वाद कैसे होगा। उसके बाद अगर नमक डाल दिया जाए, दोनों को मिला के नमक डाल दिया जाए, इसके बाद मसाला डाल दिया जाए या नींबू डाल दिया जाए और कुछ ना कुछ डाल दिया जाए, उसके बाद पिए या प्रयोग करें। क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक डालें, उसके बाद पिए, एक के बाद एक दूसरा चीज़ डालें, उसके बाद पीने के बाद हमें कुछ ना कुछ मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होगा, उसी को हम साइंस कहा जाता है। तो परिभाषा वैसे ही है, निरीक्षण तथा क्रमबद्ध तरीके से, यानी पानी में अगर अकेला पहले चीनी मिला दिया जाए, उसको पिए, कुछ स्वाद हमें मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद नमक भी मिला दिया जाए या सिर्फ नमक मिला दिया जाए या नींबू डाल दिया जाए, उसके बाद पिए, प्रयोग करें, तो मनुष्य को कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, उसी को साइंस कहा जाता है। तो निरीक्षण तथा क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने पर जो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है उसे साइंस कहा जाता है। साइंस की उत्पत्ति यानी ओरिजिन लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है। साइंटिया, अगर पूछे कि साइंस वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है तो साइंटिया से हुई है। अगर बोले फिर कि साइंटिया का मतलब क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ अगले लाइन में कि जिसका अर्थ मतलब साइंटिया का अर्थ नॉलेज, ज्ञान, या टू नो माने किसी चीज़ के बारे में जानना, जानकारी प्राप्त करना, साइंटिया का मतलब। तो साइंटिया का मतलब नॉलेज या टू नो यानी जानना। उसी प्रकार कि संस्कृत शब्द विजनेम से भी साइंटिया का बना है। विजनेम का माने भी नॉलेज या टू नो। अरबी शब्द इल्म से भी बना है साइंटिया, यानी इल्म शब्द से बना साइंटिया। इल्म के माने टू नो या नॉलेज, और विजनेम के माने भी नॉलेज या टू नो। मतलब अरबिक शब्द इल्म और संस्कृत शब्द विजनेम से बना है साइंटिया। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। फादर ऑफ साइंस यानी साइंस का अगर पिता के बारे में बात किया जाए या जनक किसे कहा जाता है तो एरिस्टॉटल को कहा जाता है। इसको एरिस्टॉटल पढ़ेंगे, हिंदी में अरस्तु। एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसका इंग्लिश में एरिस्टॉटल होता है और हिंदी में अरस्तु। इसको फादर पढ़ेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी अभी के ज़माने का साइंस के पिता का बात किया जाए, जनक के बारे में बात किया जाए तो गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन साइंस विक्रम साराभाई। तो चलिए देखते हैं कि साइंस को कई भागों में बांटा गया है। साइंस को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? फिजिकल साइंस, मैंने यहाँ साइंस का नहीं लिखे हैं, फिजिकल साइंस पढ़ेंगे यानी भौतिक विज्ञान, और बायोलॉजिकल साइंस या तो बायोलॉजी साइंस या लाइफ साइंस, इसका 3 नाम है। तो बायोलॉजिकल साइंस का जनक एरिस्टॉटल को कहा जाता है। पूरे बायोलॉजिकल साइंस का पिता एरिस्टॉटल है। और फिजिकल साइंस को फिर 2 भागों में बांटा गया है। अगर बात किया जाए कि फिजिकल साइंस में किसका अध्ययन होगा तो नॉन लिविंग चीज़ों का अध्ययन होगा, यानी मरी हुई चीज़ों का अध्ययन होगा फिजिकल साइंस में। और बायोलॉजिकल साइंस में जीवित पदार्थों का अध्ययन होगा, यानी लिविंग पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधा, मनुष्य। फिजिकल साइंस को फिर 2 भागों में बांटा गया है। फिजिक्स यानी भौतिकी में अगर बात किया जाए तो भौतिकी में हमारे चारों तरफ जितने भी नॉन लिविंग
पदार्थ है, चाहे लिविंग हो, उसका कंपोनेंट्स और उनके फिजिकल नेचर के बारे में अध्ययन या फिजिकल फोर्स के बारे में स्टडी यानी अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहा जाता है। फिजिकल साइंस में फिजिक्स में क्या अध्ययन होता है? हमारे चारों तरफ जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में या फिजिकल नेचर या फिजिकल फोर्स के बारे में अध्ययन होता है, उसे फिजिक्स कहा जाता है। ये मेरे उसके बाद केमिस्ट्री का मतलब केमिकल के बारे में अध्ययन होगा। केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में स्टडी होता है। हमारे चारों तरफ जितने भी केमिकल्स दिखते हैं, उसके नेचर क्या है, कंपोनेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। तो चलिए पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। क्या जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जिसका पिता एरिस्टल को कहा जाता है, यानी पूरे बायोलॉजी का पिता जो एरिस्टल है। उसके बाद फिर जो 2 भागों में बांटा गया, जूलॉजी का स्पेशल एरिस्टल है, और बॉटनी का थियोफ्रेस्टस है। तो बायोलॉजी का अगर शॉर्टकट परिभाषा देखा जाए, बायोलॉजी किसे कहते हैं या जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा ऐसे होगा, क्योंकि साइंस का एक ब्रांच है बायोलॉजी, इसलिए जब भी उसका परिभाषा होगा तो साइंस की वैसी ब्रांच या शाखा जिसमें जीवित पदार्थों कहा जाए तो जंतु, पेड़ पौधा होगा। साइंस की वैसी ब्रांच जिसमें जीवित पदार्थों का अध्ययन यानी स्टडी हो, उसे बायोलॉजी कहा जाता है। तो आप उम्मीद है कि इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इसका एक फ़ोटो करके आप उतार लेंगे। बायोलॉजी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। बायो का मतलब लाइफ यानी जीवन, और लोगस का मतलब स्टडी अध्ययन यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहा जाता है। अगर बायोलॉजी का परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहा जाता है, या बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि लाइफ यानी बायो माने लाइफ और लोगस माने स्टडी यानी लाइफ के बारे में अध्ययन करने को बायोलॉजी कहा जाता है। इसलिए जीव विज्ञान को यानी बायोलॉजी को लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए क्लास 9 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक या आधारभूत इकाई। फंडामेंटल मतलब जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, जिसका मतलब सब कुछ टिका हुआ है। जैसे कि हमारे शरीर में हर एक पार्ट फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा, यानी एक पार्ट सेल से बना हुआ है, उसी को फंडामेंटल कहा जाएगा। जिस पर सब कुछ टिका हुआ है उसे फंडामेंटल कहा जाएगा। सेल इंग्लिश हुआ, इसका हिंदी कोशिका। सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो होगा, बायोलॉजिकल नाम साइटो, और सेल एक लैटिन वर्ड सेला से बना है। सेल क्या है? एक इंग्लिश वर्ड सेल, जिसका हिंदी कोशिका होगा, और सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो है, बायोलॉजिकल नाम साइटो, और सेल एक लैटिन वर्ड सेला से बना हुआ है, जिसका अर्थ यानी सेला का अर्थ स्मॉल रूम्स, यानी बहुत छोटे छोटे रूम्स। तो आपको समझ में आया होगा कि सेल इंग्लिश वर्ड, जिसका हिंदी कोशिका, यानी बायोलॉजी में कोशिका हिंदी में कहा जाएगा सेल, इंग्लिश में कहा जाएगा सेल, ये हिंदी में कोशिका, और सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो होगा, बायोलॉजिकल नाम साइटो। और साइटो जो बना है, साइटो यानी सेल एक लैटिन वर्ड सेला से बना है, और सेला का अर्थ अगर पूछे तो सेला का मतलब स्मॉल रूम्स होता है। तो सेल किसे कहते हैं? हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को कोशिका कहा जाता है। संरचना, 2 वर्ड आया है कि कोशिका किसे कहते हैं, उसमें 2 वर्ड आता है। संरचना मतलब जिस पर सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। संरचना और क्रियात्मक इकाई, यानी इसमें संरचना मतलब जिससे कोई चीज़ बनी हुई, जैसे ये मेरा कलम बनी हुई है किसी चीज़ से, जैसे कि मान लीजिए कलम रबर से बना हुआ है,
प्लास्टिक से बना हुआ उसे संरचना कहा जाएगा। और क्रियात्मक मतलब इसका काम क्या है, जब बन गया है तो इसका काम भी तो कुछ होगा। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को यूनिट को कोशिका कहा जाता है। कोशिका फंक्शनल मतलब हिंदी क्रियात्मक और स्ट्रक्चरल का संरचनात्मक। तो फंक्शन मतलब काम, क्रियात्मक माने काम कहा जाए तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है ये भी एक काम है। जब संरचना बना हुआ है सेल से तो उसका कुछ काम होता है तो उसी को फंक्शन कहा जाएगा, फंक्शनल। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई कहा जाएगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, बल्कि इकाई कहा जाएगा। उसके बाद कोशिका के बाद हमारा शरीर उत्तक बनाता है, उत्तक के बाद अंक बनाता है, अंक के बाद पूरा शरीर, होल बॉडी। यानी कोई अगर कई ईंट को जोड़ दिया जाए तो दीवार बनेगा, दीवार के बाद कमरा बनेगा, कमरा के बाद कई कमरा मिलके पूरा घर बनेगा। उसी प्रकार कोशिका के बाद उत्तक बनेगा, उत्तक के बाद अंक बनेगा, अंक के बाद पूर्ण शरीर बनेगा। तो जैसे कि कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थ भी होता है, जैसे राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, ये सब भी होता है। इसलिए कोशिका के अंदर में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसी प्रकार जैसे ईंट को जोड़ने के बाद दीवार बनता है, दीवार बनने से पहले ईंट के बाद मसाला या बहुत चीज़ लगते हैं। उसी प्रकार कोशिका में भी बहुत सारा चीज़ है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या है, कोशिका के बारे में, किसी कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे उसका अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहा जाता है। हम अगर पूछे या कोई पूछे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है तो सेल कहा जाता है, यानी कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने किया था? इंग्लिश साइंटिस्ट, क्या है, अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में उसी की बनाई हुई माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल को खोजा। यानी जैसे कि मान लीजिए सेल ये ऐसा था कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा देखा और उसका नाम उसने सेल नाम दिया। तो 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप उसी ने बनाया, रॉबर्ट हुक ने, और उसी के माध्यम से सेल का खोज किया था। मरा हुआ सेल कहा जाए या जीवित, यानी सेल का खोज किया और नाम दिया। सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया, जीवाणु, यानी बैक्टीरिया का हिंदी जीवाणु। सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया का होता है। अगर पूछे कि सबसे छोटी कोशिका किस चीज़ का होता है, मनुष्य का होता है कि जानवर का कि बैक्टीरिया, वायरस, तो बैक्टीरिया का होता है। उस बैक्टीरिया का नाम माइकोप्लाज्मा या गलाइसेप्टिकोमा होता है, ETC, और कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। अगर बोला जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किस चीज़ का होता है तो शुतुरमुर्ग का होता है, और सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया का होता है, यानी माइकोप्लाज्मा है और गलाइसेप्टिकोमा, ETC। मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में बात किया जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु मेल में होता है। ये 10 क्लास के अध्ययन में आप समझ पाएंगे, या तो 8 क्लास में पढ़े होंगे तो समझ पाए होंगे। स्पर्म, शुक्राणु, यानी स्पर्म मतलब मेल के जनन अंग से निकलने वाला स्पर्म कहा जाता है, शुक्राणु। उसके बाद मानव में सबसे बड़ी कोशिका किस चीज कहाँ पर होता है? ओवम यानी फीमेल में अंडाणु का होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन का होता है। ये सबसे छोटी और बड़ी का बात हुआ कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, और इसमें सबसे लंबी मतलब जैसे ये कलम लंबी कितना दूर है, ये लंबी हो गया। और सबसे बड़ी छोटी मतलब बड़ी छोटी के बारे में अध्ययन पढ़ेंगे तो बोलना होगा सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका ओवम का होता है। और लंबी के बात करे जाए तो लंबी होगा न्यूरॉन। इसमें और इसमें अंतर है। लंबी, ताजमहल बहुत लंबी है, ऊंची है, ये लंबा का बात हो गया। और बड़ी कोई चीज़ होगा कि फन्ना चीज़ बहुत बड़ी है। तो बड़ी और लंबी में फ़र्क है। तो सबसे लंबी न्यूरॉन होता है। विभाजित रहित कोशिका न्यूरॉन, विभाजित रहित मतलब कोशिका, सब जगह कोशिका एक दूसरे को बांट के नई कोशिका का निर्माण करता है, लेकिन
विभाजित रहित मतलब विभाजित नहीं होता, न्यूरॉन का कोशिका विभाजित नहीं होता, बढ़ता नहीं है, जैसे कि ब्रेन में विभाजित नहीं होता। हालांकि सब जगह न्यूरॉन होता है, हमारे शरीर के पूरे बॉडी में न्यूरॉन होते हैं, पर मेरे ब्रेन में न्यूरॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हेलमेट लगा के पहन के चलिए, गाड़ी चलाइए, ताकि माथा में चोट ना लगे। अगर ब्रेन का न्यूरॉन अगर मर जाता है तो फिर ये दोबारा बनता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि न्यूरॉन को बचाने के लिए हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं। और तेज़ी से विभाजित होने वाला कोशिका लीवर का होता है। अगर लीवर कट भी जाए थोड़ा बहुत तो फिर भी ये लीवर ठीक हो जाएगा फटाफट, लेकिन ब्रेन का कोशिका अगर मर जाए या कट फट जाए तो इसको जल्दी बनता नहीं है। इसलिए पुलिस लोग कहा जाता है कि हेलमेट लगा के पहन के चले। तो शुक्रिया, आज यहीं तक चलते हैं अगला वीडियो की ओर। आप इसे उतार लेंगे।